नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बहुत पहले एक शेर कहा था साहिर लुधियानवी ने, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ऐसा लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर एक ताजमहल बनाकर गरीबों की जो मोहब्बत है या गरीबों का जो संकट है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, उसका एक तरीके से मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। हम दरअसल बातचीत कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, और आज इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार इस पर फिलहाल कोई जल्दबाजी, कोई फौरन कोई आकस्मिकता नहीं है, इसलिए इस पर फिलहाल बातचीत करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ना तो इस पर कोई रोक लगाने की कोशिश की, ना इस पर किसी तरीके की सुनवाई की है। यानी प्रोजेक्ट आबाद गति से चलता रहेगा। वैसे तो देश में कहीं कोई इमारत बनती है तो हमें और आपके एक नागरिक होने के नाते क्यों उस पर आपत्ति होनी चाहिए, और अगर नई संसद बन रही है तो भी हमें क्यों आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन आपत्ति होनी चाहिए, इसलिए आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश का पूरा ध्यान कोरोना से लड़ने में लगना चाहिए, एक ऐसा संकट जो सहस्त्राब्दियों में आता है, एक ऐसा संकट जिसके बारे में कभी किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा, एक ऐसा संकट जिससे पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है, एक ऐसा संकट जो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सामाजिकता को और देश के पूरे भविष्य को पूरी तरीके से चौपट और बर्बाद कर सकता है। देश के अंदर बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर सकता है, लोगों को भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति में मृत्यु की प्राप्ति के लिए, या हम कहें भुखमरी से मरने के लिए मजबूर कर सकता है। वैसी स्थिति में क्या देश में दिल्ली शहर के अंदर एक नए संसद बनाने की जरूरत है जिस पर 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा? यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए, यह सवाल मुझको भी पूछना चाहिए। और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दरअसल अगर आप देखें तो इस नए संसद बनाने की और राजपथ का पुनर्निर्माण करने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। संसद पहले की तरह से अपने काम कर रही है, राजपथ पहले की तरह चल रहा है, कहीं किसी तरीके की ना तो कोई इमरजेंसी है, ना किसी तरीके की कोई आकस्मिकता है, और ना ही किसी एक्सपर्ट ने इस बारे में बातचीत की है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि ताजमहल के बारे में लोग याद करते हैं और ताजमहल के बहाने शाहजहां को याद करते हैं। तो एक सोच ये भी हो सकती है कि दरअसल नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि आज से 200 साल बाद, 300 साल के बाद जब दिल्ली का जिक्र हो तो नरेंद्र मोदी का भी नाम आए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाई थी जो इमारत बड़ी खूबसूरत थी। अब ख्याल अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन आज के मौसम में ख्याल अपने आप में बहुत बुरा है, और यह कहा जा सकता है एक तरीके का तुगलकी फरमान है, और एक ऐसा काम है जो देश की मौजूदा हालात में लोगों के घाव में नमक और मिर्च मलने जैसा है। इस पर विवाद भी है। विवाद, सोनिया गांधी ने 7 अप्रैल को एक चिट्ठी लिखी थी देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, और उस चिट्ठी में कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए जो आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहे हैं उसको फौरन सस्पेंड कर दीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो मंत्री वगैरह लोग जो बाहर विदेश यात्राओं पर जाने, फिलहाल उस पर रोक लग जानी चाहिए, और भी बहुत सारे उन्होंने सजेशंस दिए थे। शरद पवार जो देश के इस वक्त वयोवृद्ध, सबसे वयोवृद्ध नेता है, उन्होंने कहा था कि फिलहाल इसकी किसी कोई ज़रूरत नहीं है, इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देना चाहिए। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी का भी ये कहना है कि ये शर्मनाक है, जब देश कोरोना से लड़ रहा है तब इतना पैसा खर्च किया जा रहा है फालतू के काम में। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों के रहे। डीएमके के नेता टी आर बालू ने भी कहा था कि कोरोना से लड़ाई में इस वक्त लोगों का दिमाग लगना चाहिए, सरकार का दिमाग लगना चाहिए, न कि एक बिल्डिंग बनाने में या दिल्ली का जो राजपथ है उसको नए सिरे से डिज़ाइन करने के लिए। ये जो डिज़ाइन किया जा रहा है इसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना है, एक वास्तु के हिसाब से भी एक सज्जन थे जिनका नाम था अश्विन कुमार बंसल। 2002 में उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, एक बात कही थी कि दरअसल ये जो संसद है ये गोल है, ये शून्य की तरफ इशारा करती है, और ये भारतीय संस्कृति परंपरा से मेल नहीं खाती है, एक तरीके से अपशकुन है। लिहाजा इस संसद को त्रिकोणीय किया जाए, जो भारत की जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कॉन्सेप्ट है उस पे
आधार करके भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसको किया जाए। और उन्होंने कहा था कि वास्तु दोष है इसमें, इसलिए भारत जो है तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो ये अलग अलग तरीके की सोच है। जहाँ तक आज की तारीख में ये है कि दिल्ली, जिस दिल्ली को हम जानते हैं वो दिल्ली क्या है, वो दिल्ली हम राजपथ से जानते हैं। उस दिल्ली का उसकी एक पहचान है, उसका एक इतिहास है। और अगर इस दिल्ली को अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, दिल्ली की पहचान के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन ये छोटे मुद्दे हैं। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा वही है जो मैंने आपको शुरू में कहा। और असल मुद्दा ये है कि इस वक्त देश को पैसों की जरूरत है, एक एक कौड़ी की जरूरत है। और ये मैं नहीं मानता, यह खुद देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार इस बात को मानती है कि एक एक पैसा उसके लिए जरूरी है। मैं आपको 3-4 उदाहरण दे देता हूं। पिछले दिनों देश की सरकार ने क्या किया है, जो सांसदों का जो विकास निधि होती है, एमपी लेड फंड, उसके ऊपर 2 साल तक के लिए उस पर रोक लगा दी है। यानी एमपी लेड फंड एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। उसका जो पैसा होगा वो सरकार के पास जाएगा। सांसदों की जो तनख्वाह है उसमें 30% की कटौती कर दी गई है। इतने ही नहीं, आम आदमी पर भी इसका जो है इसका असर हुआ है। जो सरकार को 1 जनवरी से लेकर जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो हर साल उसका एक अध्ययन होता है, फिर जिस तरह इन्फ्लेशन होता है, जितना मुद्रास्फीति होती है, उसके हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की जाती है। 4% की बढ़ोतरी की गई थी इस बार, सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी जो डीए अलाउंस जो 17% से 21% किया गया है, उसको सस्पेंड करके कहा गया कि जो 17% जो पहले मिलता था उतना ही मिलेगा। और जुलाई 2021 तक इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। और इस दौरान का एरियर भी आगे नहीं मिलेगा। न केवल डियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज उनके साथ, बल्कि जो पेंशनर्स हैं उनको भी उनके भी डीए में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। और सरकार का कहना है कि इतना हम कटौती करके 8 से 10 हजार करोड़ रुपए हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो एक तरफ सरकार एमपी लेड फंड को सस्पेंड करती है, सांसदों की तनख्वाह 30% काट देती है, डीए में जो बढ़ोतरी होती है उसको सस्पेंड कर देती है, उसका एरियर नहीं देती है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी तकलीफ होती है। और इसीलिए शायद मनमोहन सिंह ने कहा था कि ऐसे मुश्किल समय में जब लोगों को पैसे चाहिए, आप उनका डीए अलाउंस क्यों काट रहे हैं, आप उनके पेंशन में क्यों कटौती कर रहे हैं, इससे लोगों को तकलीफ होगी। तो जब आप एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं तो ये 20,000 करोड़ रुपए अगर आप इमीडिएटली सस्पेंड कर दें इस प्रोजेक्ट को, तो आपके पास ये सब करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप 10,000 करोड़ यहां बचाना चाहते हो, 20,000 करोड़ रुपए जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको आप खर्च करना चाहते हैं। क्यों खर्च करना चाहते हैं, ये बात समझ के परे है। अब इस 20,000 करोड़ का अगर हम एक रफ एस्टिमेट करें, कोरोना के लिए आज क्या चाहिए आपको वेंटिलेटर्स चाहिए, आपको टेस्ट किट्स चाहिए, आपको मास्क चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपके गांव-गांव के छोटे छोटे इलाकों में लैब्स चाहिए जहां पे आप कोरोना को टेस्ट कर सकें। और आपको याद होगा दुनिया के जो बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जिनका कहना यह है कि आप लॉकडाउन तब हटाइए जब देश 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की स्थिति में हो जाए। भारत में आज की तारीख में 20,000 टेस्ट हम रोज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। वैसी स्थिति में जब यह कहा जा रहा है कि कोरोना का यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ जब तक कि इसका वैक्सीन न बन जाए, दूसरा आंधी आ सकती, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, थर्ड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, फोर्थ वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, अगर जल्दी इस दवा का, इस रोग का इलाज नहीं खोजा जाए। तो हम अभी फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन झेल रहे हैं और हम लॉकडाउन हटाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमें आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की तैयारी करने के लिए खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वेंटिलेटर्स हो, मास्क हो, टेस्ट किट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, और हम पूरी तरीके से उस संकट का सामना करने के लिए तैयार। उसके लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। हम इस बारे में खुश है कि हमारे यहाँ संक्रमण कम हो रहा है और हमारे यहाँ मृत्यु दर कम हो रहा है। दरअसल पिछले 1 हफ्तों के अंदर दोनों में बढ़ोतरी हुई काफी तेजी के साथ।
अगर ये 20,000 करोड़ रुपए का अगर हम हिसाब रखें तो आज की तारीख में आईसीयू में जो वेंटिलेटर्स होता है उसकी कीमत होती 3 लाख से 9 लाख के बीच में, डिपेंड करता है आप किस तरीके का वेंटिलेटर्स करना चाहते हैं। और अगर ये 20,000 करोड़ रुपए अगर हम खर्च करें तो 7 लाख वेंटिलेटर्स आपके पास आईसीयू के आ सकते हैं। और अगर पोर्टेबल वेंटिलेटर्स अगर आप लेना चाहें, ये जो 1.5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आता है, तो 13 लाख वेंटिलेटर्स हम खरीद सकते हैं इस 20,000 करोड़ रुपए में जो हम नाली में बहाने जा रहे हैं। इसके अलावा एक एस्टिमेट है जिसका हिसाब रखता है कि इस 20,000 करोड़ में हम कम से कम 10 से 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खड़े कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूं, इस 20,000 करोड़ रुपए में 10 से लेकर 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खड़े कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस देश के अंदर वायरस पर अध्ययन करने के लिए, उसका तोड़ खोजने के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, ओनली वन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। जिस तरीके से कोरोना का संकट है वैसे में हमारे पास इस तरीके के कम से कम 2-3 और इंस्टीट्यूट होने चाहिए। हम इन पैसों में उसको बना सकते हैं। इसके अलावा ये तो एक अलग तरीके का सवाल है। इसके अलावा आज की तारीख में कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में जा चुकी है, या जाने वाली है, या जा रही है। तीनों संभावना एक तरीके की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि भारत में, सिर्फ भारत में 40 करोड़ लोग पहले से ज्यादा गरीब होने वाले हैं। जो बहुत गरीब हैं उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, और जो गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे। जो लोअर मिडिल क्लास में है वो गरीब हो जाएंगे, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में चला जाएगा, जो अपर मिडिल क्लास है मिडिल क्लास में आ जाएगा। 40 करोड़ लोगों का ये हिसाब मेरा अपना नहीं है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में 20 करोड़ लोग जो हैं, 20 करोड़ लोग फुल टाइम जो जॉब करने वाले हैं वो नौकरियां चली जाएंगी। भारत में कितने होंगे आप इसका महज एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा 20 नौकरियों की बात हो रही है तो CMI परसों का डेटा आया है जो ये कहता है कि इस वक्त जो बेरोजगारी की जो दर है वो 21.05% पहुंच चुकी है। हमने कल आपको जानकारी दी थी, एक संकेत दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब होने वाली है, और हमने आपको मूडीज का आंकड़ा दिया था। मूडीज ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो 0.2% गिर जाएगी। यूबीएस ने कहा है कि 0.4% हो जाएगी, और यह भी कहा है कि अगर जून तक लॉकडाउन नहीं हटाया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था 3.1% सिकुड़ जाएगी। बार्कले ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 0 हो जाएगी, 0 विकास दर, उसकी जीडीपी ग्रोथ 0 हो जाएगी। ये आंकड़े कहानी कहते हैं कि जब देश की अर्थव्यवस्था 0 होने की नौबत आ रही है, उसके श्रिंक करने की नौबत आ रही है, विकास दर नेगेटिव होने की हो रही है, करोड़ों की संख्या में लोगों को बेरोजगारी का संकट पैदा हो रहा है, हमको लाखों की संख्या में वेंटिलेटर्स चाहिए, हमको एक नहीं ढेरों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चाहिए। वैसी स्थिति में हम 20,000 करोड़ रुपए क्यों इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहे हैं, ये समझ के परे की बात है। इससे साफ लगता है कि या तो देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं है कि कोरोना का संकट कितना बड़ा है और देश कितने बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, या वो अपनी महत्वाकांक्षा या सनक को पूरा करने के लिए कि हमें 200 साल बाद, 300 साल बाद लोग याद रखेंगे कि हमने दिल्ली में एक नई इमारत बनाई थी। ये हास्यास्पद भी है और ये त्रासद भी है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।